इटली ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हटने का फैसला लिया है। अगले साल मार्च में इटली की बीआरआई मेंबरशिप अपने आप रिन्यू हो जाती, लेकिन इटली की सरकार ने इससे जारी रखने से इनकार कर दिया है। इस बारे में चीन को सूचित भी कर दिया गया है। इटली ने 2019 में बीआरआई ज्वाइन किया था। वो ऐसा करने वाला G7 का इकलौता देश था। G7 के बाकी देश हैं यूएस, कनाडा, जापान, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन। पहले ये G8 होता था, लेकिन किक आउट कर दिया गया। रूस को तो G7 हो गया। जब इटली बीआरआई से जुड़ा तब जिसेप कांते की सरकार थी। अक्टूबर 2022 में जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री बन गई। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना पिछली सरकार की सबसे बड़ी गलती थी। तभी से सरकार ने इससे अलग होने का मन बना लिया था। अब इसकी औपचारिक घोषणा भर हुई है। इस मसले को और विस्तार से समझने के लिए हमने मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस MPIDSA में एसोसिएट फेलो डॉक्टर स्वस्ति राव से बात की। उनसे हमने पूछा कि इटली के बीआरआई छोड़ने की असली वजह क्या है, क्या इससे बीआरआई की प्रासंगिकता कम हो सकती है। आप सुन लीजिए। इटली के बीआरआई छोड़ने की असल वजह ये है कि इटली एक G7 देश है और G7 देशों में इटली एकमात्र ऐसा देश था जिसने बीआरआई ज्वाइन किया था। चाइना का जो इनिशिएटिव है, बाकी किसी भी देश ने, किसी भी G7 कंट्री ने बीआरआई को ज्वाइन नहीं किया था। और ये तकरीबन 2019 के आसपास की बात है जब इटली ने बीआरआई ज्वाइन किया था। पहला तो आश्चर्य इसमें ये था कि देखिए, जैसे जर्मनी है, अब जर्मनी की बहुत डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि सुइसाइडल डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद जर्मनी जैसे देश ने भी कभी बीआरआई ज्वाइन करने का नहीं सोचा। एक कारण इसके पीछे ये भी है कि बीआरआई का जो प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो ज़्यादातर डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो जो G7 जैसे कम्प्लीटली एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं, उनके लिए वो बहुत मुफीद नहीं है। ऐसी स्थिति में इटली का ज्वाइन करना अपने आप में काफ़ी आश्चर्यजनक था G7 कंट्रीज़ के लिए। हालांकि ये बात अलग है कि इटली ने इसके बावजूद बीआरआई को ज्वाइन किया। अब बीआरआई को ज्वाइन करने के बाद ये जो 3 साल का जो बीता है टाइम, इस टाइम पे हालांकि इटली के साथ जो चाइना का ट्रेड है वो $50 बिलियन से बढ़ के $80 बिलियन हो गया, लेकिन ये सारा का सारा जो एडवांटेज है ये चाइना के एक्सपोर्ट एडवांटेज को गया, यानी कि इटली को ख़ास फ़ायदा नहीं हो पाया। और मैं आपको बताऊं तो जो किस तरीके का है इटली में और यूरोप में कि चाइना के साथ बीआरआई करने के बाद इटली जो था वो महज कुछ ऑरेंजेस ही बेच पाया चाइना को, जबकि चाइना जो था इटली के मार्केट्स में पूरी तरह से अंदर आ गया। तो ऐसे में इट वाज अ वेरी लॉपसाइडेड ट्रेड बैलेंस, मतलब जिसको ट्रेड इम्बैलेंस कहेंगे। पूरी तरह चाइना के एक्सपोर्ट एडवांटेज में था और इटली को ट्रेड डेफिसिट था इसके वजह से। तो इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं था। तो काफ़ी दिनों से पब्लिक ओपिनियन भी इसके अगेंस्ट थी। कोविड के टाइम में आपको पता है कि चाइना को लेकर यूरोप में काफ़ी नाराज़गी भी रही है इस चीज़ को, जो इन्फॉर्मेशन छुपाने को लेकर। तो पॉलिटिकल जो डिबेट्स थे इस बात के लिए सहमत थे कि अब इटली को बीआरआई से बाहर आना चाहिए, लेकिन एक डेट इसके लिए सेट नहीं हो पा रही थी। हालांकि अब इसके लिए डेट भी सेट हो गई और दिसंबर 2023 के लिए तय हुआ था। और अब जैसे कि फॉर्मली इटली ने बीआरआई को छोड़ दिया है। दूसरा, लेकिन इससे ये समझना कि इटली और चाइना की ट्रेड टाइज ख़त्म हो गई हैं ये गलत होगा, क्योंकि बीआरआई तो छोड़ा क्योंकि इम्बैलेंस था बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके जगह पर चाइना और इटली के बीच में एक नए किस्म की ट्रेड डील होने की संभावना है, जो इटली की नज़र से देखें तो ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा इक्विटेबल होगी, यानी कि ट्रेड इम्बैलेंस को कम करने के लिहाज से होगी। अब ये कितना हो पाता है ये अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इटली अपना पूरा का पूरा इकोनॉमिक टाइज जो है वो चाइना से ख़त्म कर रहा है। ख़त्म क्या कर रहा है? एक तरीके की डिपेंडेंस को ख़त्म कर रहा है, जिससे कि ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो गया था और इस बार इसका कोई ख़ास फ़ायदा इटली को नहीं मिल पा रहा था। तो कुल मिलाकर ये है। प्रासंगिकता की बात कहें तो बिल्कुल जाहिर है कि बीआरआई की प्रासंगिकता केवल यूरोप में ही नहीं, यूरोप में हालांकि बीआरआई के नाम से नहीं, इसको 17+1 मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। लॉजिक वही है, लेकिन यूरोप के लिए टेलर्ड है, इसका नाम 17+1 रखा गया। उसमें से ऑलरेडी 3 यूरोपियन कंट्रीज़ निकल चुके हैं ईस्ट यूरोप के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपसे समझाया कि चाइना के जो ये प्लान्स होते हैं, इकोनॉमिक प्लान्स हैं, ये रिलेटिवली डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को टारगेट करते हुए होते हैं, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को ही पैसे की ज़रूरत होती है ज़्यादा, और इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है।
और अगर आप गौर से देखेंगे तो चाहे वो 17+1 हो, चाहे वो BRI हो, इसके मूल में इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स ही होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो यूरोप में इसका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, जनरली भी ईस्ट यूरोप में बहुत ख़राब है। 17+1 14+1 हो चुका है। और इधर इटली जैसे पहला और एकमात्र जो G7 देश था, उसने भी BRI को छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं BRI की लेजिटिमेसी पे डेफिनेटली सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। साउथ एशिया में BRI के प्रोजेक्ट्स के साथ क्या हो रहा है वो हम पहले से ही देख रहे हैं। श्रीलंका का क्या हशर हुआ, उधर पाकिस्तान में CPEC का क्या हशर हुआ। तो प्रासंगिकता पे सवाल तो उठ ही रहा है। G7 का एकमात्र देश भी अगर BRI को छोड़ देता है तो G7 के इकोनॉमिक आउटलुक को भी दर्शाता है ये कहीं ना कहीं। तो ये डेफिनेटली चाइना के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इससे ये कंक्लूजन निकालना कि इटली और चाइना के बीच में अब कोई ट्रेड नहीं होगा, ये भी गलत है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे बताया कि एक अलग से ट्रेड डील भी नेगोशिएट हो रही है, जो कि उम्मीद की जाती है कि इटली के ट्रेड इम्बैलेंस को रेक्टिफाई करने में भूमिका निभाएगी। अब निभाती है या नहीं निभाती है, यह आगे की बात है। अब बीआरआई के बारे में भी जान लेते हैं। बीआरआई को वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है। ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। शुरुआत 2013 में हुई थी। मकसद था पुराने सिल्क रूट को रिवाइव करना मॉडर्न मीन्स से। इसके लिए 83 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का प्लान था। जिन देशों में आधारभूत संरचना नहीं है, चीन ने वहां मदद का वादा किया, जैसे सड़क बनाना, रेलवे लाइन बनाना, सोलर प्लांट्स लगाना, बंदरगाह स्टैब्लिश करना आदि। इसके अलावा चीन एशिया से अफ्रीका के रास्ते यूरोप तक एक समुद्री रास्ता भी तैयार करना चाहता है। इसलिए वो बांग्लादेश, श्रीलंका, जिबूती, ग्रीस, स्पेन और पेरू जैसे देशों में बंदरगाह तैयार करने में मदद कर रहा है। हम्बन टोटा ऐसा ही एक बंदरगाह है।